हे गाइस, सो वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गॉड मैकेनिक्स। तो जैसा कि हम लोग 12th का स्टार्ट कर चुके थे, आज 11th का फर्स्ट चैप्टर लेके आए हैं। तो जब आप 10th से 11th में आते हैं तो अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हैं तो आप पे दो ऑप्शंस होते हैं, आप बायोलॉजी लें या मैथ्स लें। तो जो बच्चे बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं वो बिल्कुल बेसिक से बायोलॉजी पढ़ते हैं कि बायोलॉजी होती क्या है, ताकि उनका इंटरेस्ट आगे और काफ़ी लंबा सफ़र तय करना होता है तो स्टार्टिंग से करते हैं। तो हम भी बात कर देते हैं बायोलॉजी होती क्या है, ठीक है ना। तो जो बायोलॉजी टर्म है वो दो टर्म से मिलके बना है, बायो एंड लॉजी। जो बायो टर्म आया है वो बायोस से आया है, जिसका मतलब होता है लाइफ, और जो लॉजी है वो लोगोस से आया है, जिसका मतलब होता है स्टडी। सो क्लियर है, स्टडी ऑफ लाइफ, ठीक है। एंड यू नो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, और यू कैन से स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ऐसा भी कहा गया है कि बायोलॉजी क्या है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी पूरी स्टोरी, अर्थ पे उनकी पूरी स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, है ना, सबकी स्टडी कहलाती है बायोलॉजी। कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आए कैसे डेवलप हो रहे हैं, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लाइफ, है ना, स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है, किसे बोलेंगे लाइफ, किसे बोलेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग होता क्या है, ठीक है ना। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है, जिसकी स्टडी की हम बात कर रहे हैं। चैप्टर का नाम भी है द लिविंग वर्ड, ठीक है। तो लिविंग का मतलब क्या है, तो आपने जैसे देखा होगा कि आपने जैसे ये बहुत डाइवर्स है, जो हमारी अर्थ है इसमें काफ़ी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, काफ़ी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं। इवन मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स में भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगहों पे, बहुत ज़्यादा गर्म जगहों पे, ठीक है, डीप सी थर्मल वेंट्स पे, इवन ऑन माइनस टेम्परेचर्स पे भी प्रेजेंट है। हर जगह आपको मिलेंगे ऑर्गेनिजम्स। तो काफ़ी मोस्ट चैलेंजिंग जगह पे भी प्रेजेंट है। इकोलॉजी में, पॉपुलेशन में अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है, एक दूसरे कोऑपरेट करते हैं। पॉपुलेशन, कम्युनिटी के अंदर पॉपुलेशन होती है, वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो काफ़ी डाइवर्स है ये सब, है ना। तो लेकिन बात फिर से वही है कि लिविंग क्या है, ठीक है। तो अगर हम इसको डिफाइन करने जाएं, अगर हम लिविंग को डिफाइन करने जाएं तो दो सवाल आते हैं। एक तो टेक्निकल वन कि व्हाट एक्चुअली लिविंग इज, लिविंग है क्या, व्हाट इज लिविंग, अगर हम लिविंग की बात करें तो। और एक आता है फिलोसॉफिकल व्यू, फिलोसॉफिकल, हम सोचें लाइफ का पर्पस क्या है, यानी कि ये जीवन हमें मिला क्यों है ना, ऐसे थोड़ा सोचना है। प्रभु ने ये जीवन हमें दिया क्यों है, पर्पस ऑफ लाइफ। तो हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमें फिलोसफी से तो कोई मतलब नहीं है, तो हमें पर्पस क्या है उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है लाइफ से, या फिर है क्या, इसकी बात करते हैं। व्हाट इज लिविंग, टेक्निकली बात करेंगे बीइंग साइंटिस्ट, ठीक है ना। तो जो जैसे कि अब हम बोलेंगे ये लिविंग है, तो कुछ ऐसी चीज होगी ना जो और चीजों में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं आप कैसे पहचानोगे साइकिल है, तो कुछ चीजें होंगी ना जो साइकिल के पास है और किसी के पास नहीं, तो हम बोलेंगे ये साइकिल, जिसमें हैंडल हो, जिसमें दो ऐसे हैंडल होता है, पहिए होते हैं, है ना, चलाने के लिए पेडल्स होते हैं, वो साइकिल होती है, तभी तो वजह साइकिल है। तो ऐसी लिविंग के क्या कुछ फीचर्स हैं जिससे हम पहचान पाएंगे ये लिविंग है, वो किसी और में ना हो, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में ना हो। तो ऐसे क्या फीचर्स हैं जो लिविंग में होते हैं, नॉन लिविंग में नहीं होते, है ना। तो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ऐसी क्या चीजें हैं जो लिविंग में होती हैं, नॉन लिविंग में नहीं होती, ठीक है ना। सो हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग या प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग। तो लिविंग डिफाइन करने के लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग, तो यहां पे प्रॉपर्टीज को भी दो तरीके की प्रॉपर्टीज बोला गया है। देखिए, या दो तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रॉपर्टीज। एक है डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइनिंग बोला गया, कुछ प्रॉपर्टीज को नॉन डिफाइनिंग बोला गया। डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी कही जाएंगी, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज कौन सी कही जाएंगी।
तो कोई प्रॉपर्टी डिफाइनिंग कब कही जाएगी, इसके दो क्राइटेरियन है। पहली बात तो इसमें अगर मैं लिविंग की बात कर रहा हूं कि लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हम किसको बोलेंगे, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी होगी, जैसे हम बोल रहे हैं ना कि जब हम हमारे दिमाग में क्या आएगा, लिविंग है तो वो चल सकता है, वो सांस ले सकता है, वो खा सकता है, ये सब बातें आती है ना, ये सब प्रॉपर्टीज हो गई। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिफाइनिंग कही जाएंगी, क्या सांस लेना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, क्या चलना डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, तो हम वो बात करें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कैसे, किस प्रॉपर्टी को डिफाइनिंग बोला जाएगा, ठीक है ना। तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की दो कंडीशन है। पहली बात तो अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट इन यानी कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होनी चाहिए, ऐसा कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो जिसमें ये प्रॉपर्टी ना हो, तब तो वो प्रॉपर्टी कही जाएगी डिफाइनिंग। दूसरी बात, should not be present in any living non living object, should not be present या should not be shown by any non living, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में वो प्रॉपर्टी ना मिल जाए, किसी एक में भी ना मिल जाए, और किसी भी एक लिविंग में ऐसा ना हो कि वो ना हो, ऐसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। समझे, अगर कोई प्रॉपर्टी दोनों फीचर्स को अगर जस्टिफाई कर रही है तो हम बोलेंगे वो कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। तो कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम और डिसाइड करेंगे कि वो डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करता हूं, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज में मैं पहले की बात करता हूं ग्रोथ, ठीक है ना। आपके दिमाग में आया होगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हम छोटे से पैदा हुए थे, इतने बड़े हो गए, पेड़ पौधे छोटे से बड़े, तो ग्रोथ क्या है, हम बोल सकते हैं कि लिविंग की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। तो ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ का मतलब हो गया परमानेंट, इररिवर्सिबल, यानी कि लौट के फिर से, तो हम बढ़ते जा रहे हैं, हम फिर से छोटे नहीं हो सकते ना, पेड़ बढ़ गया पौधे से तो फिर से छोटा नहीं हो सकता ना। सो द इररिवर्सिबल इंक्रीज, irreversible increase in the size of cell, यानी सेल बढ़े या कोई ऑर्गन बढ़े या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म, ये सब चीजें ये कहलाता है ग्रोथ। द irreversible increase, permanent increase in the size of cell, organ, organism, ठीक है। ऐसा नहीं ना कि ऐसे अब चीनी का ढेर ऐसे बना दिया है तो थोड़ा चीनी डालते गए तो वो परमानेंट इंक्रीज नहीं है, वो चीनी गिर जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना, टेम्परेरी, वो लौट के फिर से उस स्टेज में ना आ पाए, तो चीनी ग्रो ऐसे कर रही है, ऐसा कुछ नहीं, परमानेंट एंड इररिवर्सिबल, लौट के फिर से उसमें ना आ पाए, हम फिर से छोटे नहीं हो सकते, तो उसे ग्रोथ बोला जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रोथ मेनली, ग्रोथ के ट्विन कैरेक्टर्स हैं, हम दो चीजें दो मानते हैं, ट्विन कैरेक्टर्स। हम कब कहेंगे ग्रोथ हुई है, देखो पहली बात तो इंक्रीज इन द साइज या इंक्रीज इन द मास, अगर उसका मास बढ़े, ठीक है ना, मास बढ़े, इंक्रीज इन द मास। दूसरी बात, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई बैक्टीरिया लिया हुआ है, किसी पेट्री डिश में आपने बैक्टीरिया लिया हुआ है, कल्चर है, ठीक है, ग्रो कर रहा है बैक्टीरिया, तो अगर आप देखोगे बैक्टीरिया का नंबर बढ़ता जा रहा है ना, तो हम बोलेंगे बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, इतने में था अब बढ़ के नंबर बढ़ के इतने में हो गया, ठीक है ना, अब बढ़ते जाएंगे, मास भी बढ़ता जाएगा। तो ये दो कैरेक्टर्स हैं जो अगर इनका इंक्रीज होना कहलाता है कि ग्रोथ हो रही है ना। अगली बात करते हैं हम, तो ऐसे यही बात है कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर है या फिर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो यहां पे ठीक है, ग्रोथ के अगर टाइप की बात करते हैं हम, ठीक है, तो ग्रोथ प्लांट्स और एनिमल्स में अलग टाइप की ग्रोथ होती है। देख हमारे दिमाग में अगर लिविंग की बात तो जनरली क्या आता है, प्लांट्स और एनिमल्स, प्लांट्स भी लिविंग है, हम भी लिविंग है, ठीक है ना। तो इनमें क्या अंतर है, अगर मैं टाइप की बात करूं, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा प्लांट तो उम्र भर बढ़ता है ना, थ्रू आउट हिज लाइफ। जो प्लांट होते हैं वो थ्रू आउट इट्स लाइफ बढ़ते हैं, हमेशा बढ़ते ही चलते हैं, और हम लोग क्या हमेशा बढ़ते जाते हैं, आपको पता है किसी एज के बाद हमारा बढ़ना रुक जाता है थ्रू आउट इट्स लाइफ।
प्लांट्स में क्या होता है, इन प्लांट्स में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो उनकी पूरी उम्र भर होती है, बट एनिमल्स में क्या होता है, अप टू अ सर्टेन एज, किसी एक फिक्स एज तक ग्रोथ होती है, ठीक है ना। तो इस बेस पे ग्रोथ का हम नाम दिया हमने, जो ग्रोथ जिंदगी भर होती है तो हम बोल रहे हैं अनलिमिटेड ग्रोथ, है ना, अनलिमिटेड ग्रोथ या फिर इनडिटर्मिनेट, अनलिमिटेड ग्रोथ या फिर इनडिटर्मिनेट। जो लिमिटेड है किसी एज तक हो रही है तो लिमिटेड या फिर डिटर्मिनेट, लिमिटेड या फिर डिटर्मिनेट, और वो इनडिटर्मिनेट, ठीक है ना। तो ग्रोथ दो टाइप की होती है, अनलिमिटेड या लिमिटेड, प्लांट्स और एनिमल्स में, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं कि डिफाइनिंग कैरेक्टर, नॉन डिफाइनिंग। तो देखिए हमने पढ़ा था कि डिफाइनिंग कैरेक्टर वो होता है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो, ऐसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ना हो जिसमें ग्रोथ ना होती हो, ठीक है। तो आपने कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखा इसमें ग्रोथ नहीं होती हो, हर कोई ऐसे पैदा हुआ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, रिप्रोड्यूस करके बने नए, तो वो बढ़ते जाते हैं, बढ़ता है, हर कोई बढ़ता है। तो ऐसा कोई भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है इसमें ग्रोथ ना हो, तो हो सकता है डिफाइन हो। लेकिन दूसरा कैरेक्टर भी चेक कर लेते हैं, किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप एक चीज देखिए, आपने देखा होगा कोई मिट्टी का, ठीक है, सैंड माउंट है या फिर कोई माउंटेन है, तो माउंटेन का साइज आपने देखा होगा बढ़ता जाता है। कुछ स्नो माउंटेन देख लो, बर्फ का, ठीक है, बढ़ जाएगा, या इसका जो रेत के टीले बन जाते हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं, तो बढ़ रहे हैं ना, ये इंक्रीज हो गया, इसका साइज इंक्रीज हो गया, मास बढ़ गया है, तो ये ग्रोथ ही तो है तो बढ़ नहीं, ग्रोथ ही तो है, साइज बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो ग्रोथ है। और माउंटेन लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग है ना, तो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ शो कर रहा है, जबकि हमने बोला था ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ कैसी प्रॉपर्टी है, नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। सो कीप इन माइंड, ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है, डिफाइन और नॉन, ये एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से, तो याद रखना ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। तो देखिए इस चैप्टर के कोई नोट्स नहीं है, क्योंकि आपको कोई सीबीएसई का बोर्ड्स एग्जाम नहीं देने हैं, आपको मेनली पढ़ना होता है पूरा कॉम्पिटिटिव के लिए, तो एनसीईआरटी बेस्ट है। तो आप जो पढ़ा रहा हूं वो लिखते चलो, नोट्स बनाते चलो, है ना, और एनसीईआरटी बुक पढ़ना जरूरी है, एनसीईआरटी बुक पढ़ते चलो और नोट्स बनाते चलो। क्वेश्चन का जैसे चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे दूंगा, एमसीक्यूज, क्योंकि आपको 11 तो मेनली कॉम्पिटिशन के लिए करनी होती है, नीट वगैरह के लिए करनी होती है। कोई स्कूल के एग्जाम्स तो आप ऐसे ही क्लियर कर लेते हो 11th के, तो है ना, तो ये सब पढ़ोगे आराम से लिखाओगे, तो कुछ क्वेश्चंस वैसे नहीं, आपको जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इकट्ठे क्वेश्चन आपको दे दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, एमसीक्यूज। आप नोट्स यही बनाते चलो, यही लिखते चलो, और एनसीईआरटी रीड करना मस्ट है, ठीक है। सो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर, ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। क्यों? क्योंकि ये सेकंड वाले कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर रहा, सेकंड वाली बात को नहीं मान रहा है कि नॉन लिविंग में ना हो। हालांकि देखो अंतर क्या है इसमें, कि जो नॉन लिविंग में वो बाहर से हो रही है, और लिविंग में कैसे होती है, इंट्रिंसिक, अंदर से होती है। हमारे अंदर ग्रोथ क्यों हो रही है, हमारा सेल बढ़ रहा है। सेल क्यों बढ़ता है, क्योंकि सेल के अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म, जो अंदर का पूरा मटेरियल है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, वो प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस बढ़ रहे हैं, वो इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारी ग्रोथ है वो इंटरनल है, इंट्रिंसिक है। लेकिन जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होती है उनकी ग्रोथ बाहर से हो रही है, बाहर से सब्सटेंस इनके ऊपर आके, से मिट्टी है या बर्फ है वो ऊपर से जुड़ती जा रही है, जमा होती जा रही है, तो इन सब्सटेंस के एक्यूमुलेशन से, जमा होने से ग्रोथ हो रही है। इस टाइप की ग्रोथ को बोला जाता है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ या एक्सटर्नल ग्रोथ। तो यहां पे भी टाइप बोल सकते हो, ग्रोथ के दो टाइप हो रहे हैं, इंट्रिंसिक, एक्सटर्नल, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। लिविंग में कौन सी होती है, इंट्रिंसिक, ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। लेकिन यहां पे क्यों हो रही है, ड्यू टू एक्रीशन। एक्रीशन का मतलब ऊपर से सब्सटेंसेस का जुड़ते जाना, एक्यूमुलेशन होते जाना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं जो अच्छा चलो मैं ये आपको नेक्स्ट प्रॉपर्टी में समझा दूंगा, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो ग्रोथ के बाद डिस्कस करते हैं हम लोग, सेकंड हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं रिप्रोडक्शन। अच्छा तो आप ठीक है, समझ में आ गई होगी आपका। नोट्स आपको ऐसे कि 12th में तो मैं नोट्स प्रोवाइड करता जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे आपको पता होना चाहिए यार बोर्ड्स में कितना लिख के आना है, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप कंपटीशन में तो क्या करना होता है, कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता, एनसीईआरटी की हर लाइन इंपॉर्टेंट है। यहां जो पढ़ा रहा हूं उस पर पूरा ध्यान रखो और यही वाले नोट्स बनाते रहो ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। समझते रहोगे तो नोट्स बनाने की जरूरत भी नहीं है, बनाते चलो और अच्छी बात है अपने खुद के याद रखने के लिए,
ठीक है, कोई नोट्स आपको वैसे बनाना नहीं, बस एनसीईआरटी पढ़ते चलो, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ोगे उतनी अच्छी होती जाएगी। क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको लास्ट वीडियो में मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरी प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी थी ग्रोथ, दूसरी प्रॉपर्टी है रिप्रोडक्शन, है ना। रिप्रोडक्शन भी लिविंग की प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्या आपने कभी देखा है एक डस्टर रख दो या मार्कर रख दो, क्या ये मार्कर दो हो जाएंगे? अपने ऐसे एक और मार्कर बना लेगा? ये रिप्रोडक्शन मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन, फिर से बनाना। पढ़ चुके हो आप, जैसे कोई इंडिविजुअल अपने ही जैसा इंडिविजुअल बना देता है, एक नया पेरेंट्स उसमें बन जाते हैं। तो क्या डस्टर बना लेगा? चेयर रखी है या बोर्ड है ये, क्या ये बोर्ड एक और बोर्ड बना देगा? बोर्ड के संग एक और बोर्ड ले आओ, क्या ये दोनों मिलकर एक बोर्ड बना देंगे? नहीं बना पाएंगे ना। तो लिविंग का कैरेक्टर होता है रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो ऐसे आपने बहुत एग्जाम्पल्स देखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फंजाई की बात करूं तो सब 10th में पढ़ चुके, आप पढ़ के आए हो। फंजाई में क्या होते हैं? मिलियंस ऑफ स्पोर्स बन जाते हैं, असेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। वो जहां भी गिरते हैं कंडीशंस उनको फेवरेबल मिलती है, ह्यूमिडिटी मिलती है, टेम्परेचर ज्यादा मिलता है, ग्रो कर जाते हैं, नया इंडिविजुअल बन जाता है ना। और आपने पढ़ा जैसे बैक्टीरिया में पढ़ा, अमीबा में पढ़ा, क्या होता था? फिजन हो जाता था, है ना। बॉडी टूट गई, मतलब बीच से टूट गए, दो इंडिविजुअल बन गए। आपने पढ़ा हाइड्रा में, ईस्ट में बडिंग पढ़ी आपने, है ना। इनमें क्या होता था? बडिंग से रिप्रोडक्शन होता था। आपने पढ़ा फिलामेंटस एल्गी में, फंजाई में, और प्रोटोनीमा ऑफ मॉस। अच्छा, ये क्या होता है प्रोटोनीमा ऑफ मॉस? मॉस ब्रायोफाइट्स होते हैं। आप इसके 11th में आगे चैप्टर पढ़ोगे प्लांट किंगडम में, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। प्लांट ये तो पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, प्लांट्स को बांटा गया 5 में डिविजन्स में, ठीक है। वहां पे ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनका एग्जाम्पल है मॉस। उनमें एक स्टेज होती है बीच की, प्रोटोनीमा। ये सब पढ़ाऊंगा मैं आपको आगे। वो फिलामेंटस होती है, ठीक है, ऐसे ग्रीन कलर की फिलामेंट जमीन पे से ऐसे क्रीपी होता है। तो इन सब में आपने पढ़ा था कौन सा होता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब पता है? जो इनकी बॉडी होती है वो टुकड़ों में टूट जाती है और हर टुकड़ा एक नया इंडिविजुअल बना देता है। ये ऐसे रिप्रोड्यूस करते थे, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है ना। तो आपने देखे काफी मोड्स हैं रिप्रोडक्शन के, काफी तरीके से लोग रिप्रोड्यूस करते हैं। ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट्स, है ना। तो ये सारे मेथड्स की बात हो गई। अच्छा, तो क्या आपने कोई ऐसा हम बात करें डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है या नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या था कि अच्छा, पहले तो ऐसे तो आपने किसी नॉन लिविंग को मैंने समझाया रिप्रोडक्शन नहीं करते, तो पक्की बात है कोई नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करता। कोई भी नॉन लिविंग चीज़ अपने ऐसे दूसरी चीज़ नहीं बना सकती, है ना। अब पहली चीज़ क्या थी और क्या प्रॉपर्टी डिफाइनिंग की? कि ऐसा कोई भी लिविंग नहीं होना चाहिए जो रिप्रोडक्शन शो ना करे। जबकि आपको पता है जो ऐसे बीज होती है, मधुमक्खी, उनमें 3 कैटेगरी होती है, ड्रोन्स, वर्कर बीज, क्वीन, रानी, है ना, ड्रोन और वर्कर बीज। और आपको पता है वर्कर बीज उनमें से रिप्रोडक्शन नहीं करते, है ना। तो वर्कर बीज रिप्रोडक्शन नहीं करते तो वो कैसे हो गए? हैं तो लिविंग, मक्खी लिविंग है। अच्छा, उनकी बात करते हैं म्यूल्स की। आपको पता है डोंकी, मेल डोंकी लो और फीमेल हॉर्स लो, फीमेल हॉर्स, इनके क्रॉस से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? खच्चर, है ना, म्यूल। और आपको पता है म्यूल कैसा होता है? स्टेराइल होता है, स्टेराइल, है ना। तो यानी कि ये भी है तो लिविंग, म्यूल जो है वो लिविंग होता है, लेकिन है कैसा? स्टेराइल। अच्छा, आपने ह्यूमन कपल्स भी देखे होंगे। कुछ ह्यूमंस होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, जैसे गुड न्यूज मूवी देखी होगी, है ना, अक्षय कुमार, वो सब, उनके बच्चे तो वो इनफर्टाइल है, वो तो है तो लिविंग, ऐसा उन्हें कह देंगे वो नॉन लिविंग है जब उनके बच्चे नहीं हो रहे तो, ठीक है। तो ऐसे भी लिविंग है जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं होता, फिर भी हम क्या बोलेंगे? वो लिविंग है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो रिप्रोडक्शन है वो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लिविंग ऐसे हैं जो रिप्रोडक्शन शो नहीं कर रहे, जैसे कि म्यूल हुआ, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हुए, है ना, जो नहीं वर्कर बीज और म्यूल, तो ये सब नहीं कर रहे, ठीक है। अब मैं एक खास बात आपको बताने जा रहा हूं, जैसे कि क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, इनमें क्या होता है, जो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन है
वो सिनोनिमस हैं, यानी एक ही तरीके से यूज होते हैं। मान ऐसा जैसे कि, चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको, जैसे कि ये है कोई अमीबा है, यूनिसेलुलर है, या बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, एक ही सेल इनकी पूरी बॉडी होती है, ठीक है। अब मानो इसने क्या किया, डिवीजन करके 2 अमीबे बना लिए, 2 डॉटर अमीबे बना लिए, या बैक्टीरिया उसने 2 डॉटर अमीबे बना लिए। हमने ग्रोथ में क्या बोला था, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ इंडिविजुअल का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। यहां पे 1 था 2 बन गए, क्या ये ग्रोथ है? बिल्कुल है, ये हो रही है, वो ग्रोथ हो रही है। दूसरी बात, और ये पता है आपको, ऐसे अमीबा रिप्रोड्यूस करता है, सेल डिवीजन हो गया, एक पेरेंट से 2 ये डॉटर बन गए, तो ये रिप्रोडक्शन भी है। तो आप देख रहे हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन सिनोनिमस है। हमें यूजेज ही नहीं पता कि हम इसको क्या बोले, ग्रोथ बोले या रिप्रोडक्शन बोले, हमें इन दोनों टर्म का यूजेज ही नहीं पता यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में, जबकि ऐसा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के केस में नहीं है। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके केस में ऐसा नहीं है, ठीक है। उनके में दोनों अलग अलग इवेंट्स हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके केस में दोनों अलग चीजें हैं, ठीक है ना। जैसे सेल डिवीजन हुआ, नॉर्मल डिवीजन हुआ, ठीक है, तो हमारे में सेल डिवीजन का मतलब ना, क्योंकि हमारा जो रिप्रोडक्शन है काफी कॉम्प्लेक्स है। जो और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें काफी कॉम्प्लेक्स है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कहलाई। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इज अ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। दोनों अलग अलग इवेंट हैं, लेकिन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में दोनों इंक्लूसिव इवेंट्स हैं। दोनों शब्द सिनोनिमस हैं। हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। हम रिप्रोडक्शन ग्रोथ नहीं बोलते ह्यूमंस में, हम बढ़ रहे हैं, जैसे हम बढ़ रहे हैं या इतने से इतने हो गए, तो क्या हम रिप्रोड्यूस भी, क्या हम, क्या हमारा मतलब रिप्रोडक्शन भी कहेंगे इसे? नहीं कहेंगे ना। तो यहाँ पे सिनोनिमस नहीं है मल्टी ऑर्गेनिज्म्स में, लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों टर्म सिनोनिमस है, ठीक है। तो अब बात करते हैं, हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक, क्योंकि कुछ लिविंग ऐसे हैं जिनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा। हाँ, ये पक्की बात है, किसी नॉन लिविंग में नहीं हो रहा, लेकिन ऐसे लिविंग निकल आए जिनमें नहीं हो रहा, तो इस वजह से ही नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देखिए सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। जैसे कि आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं 9th क्लास में कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ठीक है ना। सारे लिविंग, ये मार्कर चल नहीं रहा है, तो जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं। और आपने एक को, आपके चैप्टर का ही नाम था सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि वो हमारे, वो जीवन की बेसिक यूनिट है। अच्छा, बेसिक यूनिट हमने कैसे कहा था? क्योंकि जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अस। हम सबसे छोटा पार्ट हम देखें वो सेल, ठीक है ना। तो सेल ने मिल मिल के टिश्यू बनाया, फिर ऑर्गन बने, ऑर्गन सिस्टम बने, ये सारी हम पढ़ चुके हैं ना। तो सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, हम इसी से मिलकर बने हैं। तो इस वजह से हमने क्या बोला था, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। वही में 2 टर्म पढ़े थे हमने, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट, है ना। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी थी कि सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ, हम जो भी काम कर रहे हैं लिविंग के अंदर, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी सेल के अंदर हो रही हैं, ठीक है ना। तो जो सेल में एक्टिविटीज हो रही हैं वो सारी मिलके ही क्या कहेंगे हम, कि वो लिविंग के अंदर हो रही हैं। तो इससे जो मतलब जो एक्टिविटी लिविंग कर रहा है वो सब किसकी वजह से कर रहा है, सेल की वजह से, वो सब सेल में हो रही हैं। यानी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटी ऑफ लाइफ है, वो सारी सेल के अंदर हो रही हैं। तो हम बोलेंगे कि सारी की सारी जो सेल है वो फंक्शनल यूनिट है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिविटी कर रहा है वो सब सेल की वजह से हो रही है। तो इसे सेल को कहा गया था स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कुछ भी फ्री एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता। सेल से कुछ भी छोटी चीज होगी वो लिविंग नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकती,
जैसे सेल ऑर्गेनिज्म, माइटोकॉन्ड्रिया अकेला वो लिविंग नहीं कहलाए, क्लोरोप्लास्ट नहीं कहलाए, कुछ भी छोटी छोटी चीज वो लिविंग नहीं कहलाएगी। सबसे छोटी चीज जो लिविंग कही जाएगी वो है सेल, क्योंकि अब तभी तो बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अमीबा है, एक सिंगल सेल है, लिविंग है, अकेला पूरा जीवन व्यापन कर रहा है अपना, सब कुछ नीड्स कर सकता है, सारे काम कर सकता है, बिकॉज सेल में सब काम हो रहे हैं, सारी एक्टिविटी लिविंग के सेल के अंदर हो रही है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, क्या कोई नॉन लिविंग सेल से बना होता है? नहीं। क्या कोई ऐसा लिविंग है जो सेल से ना बना हो? नहीं। तो देख रहे हो, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में दोनों डिफाइनिंग कैरेक्टर की बातें आ रही हैं कि ना ही ऐसा कोई लिविंग है जो इससे ना बना हो, ना ही कोई ऐसा नॉन लिविंग है जो इससे बना हो। तो हम बोल सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे। ठीक है, जो थर्ड प्रॉपर्टी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, काफी लेक्चर काफी बड़ा होता जा रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। तो जो अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ है, वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, क्या आप इस टर्म से पता है आपको? ठीक है, ये आप पढ़ चुके हैं, 10th वगैरह में भी सुना ही होगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखिए, जो हमारी बॉडी है उसमें काफ़ी केमिकल्स हैं, पूरी केमिकल से बनी है, ठीक है ना, सारे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब क्या कहते हैं, बड़े से बड़े छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, सारे केमिकल्स। तो ये केमिकल्स अब बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, कन्वर्ट एक दूसरे में होते रहते हैं, जैसे कुछ मिले नई चीज़ बने, जैसे कि आपने पढ़ा ग्लूकोज बना, CO2 H2O मिलके ग्लूकोज बन गया। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये सारी केमिकल रिएक्शन जो चलती रहती हैं उन सबको बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, तो जो सारी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही हैं, लिविंग की बॉडी में हो रही हैं, उन सारी रिएक्शंस को मिला के बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, द सम टोटल ऑफ, लिख नहीं रहा हूं टाइम कम है, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग बॉडी इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। एक्चुअली ये जो मेटाबॉलिज्म टर्म आया है वो शब्द से आया है मेटाबोल, और मेटाबोल का मतलब होता है चेंज या कन्वर्जन। जैसा कि हमने अभी बताया था आपको कि ये जो सारे केमिकल्स जिससे लिविंग बॉडी बनी हुई है, फैट, लिपिड्स, प्रोटीन्स या और सारे ग्लूकोज, ये सब इन सब से मिलकर बना है सब कुछ। ठीक है, तो ये सब आपस में चेंज होते जा रहे हैं। तो ये सारी जो अब केमिकल सब्सटेंस कोई एक बनना है तो बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, यही केमिकल रिएक्शन होती है। तो ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं इन सबको क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस या फिर मेटाबॉलिज्म, है ना, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, एंड दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, कीप इन माइंड दिस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि कोई भी ऐसा नॉन लिविंग नहीं है जिसमें मेटाबॉलिक, या क्योंकि हमने नाम ही यही दिया है भाई कि जो केमिकल रिएक्शंस लिविंग में हो रही हैं, जो सेल के अंदर हो रही हैं। अब सेल नॉन लिविंग तो बने नहीं है सेल से, तो उनमें सेल भी नहीं है, तो सेल में होने रिएक्शंस भी नहीं है, तो ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, सो मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अब आगे एक बात, जैसे कि हम कोई क्या हमारी बॉडी की रिएक्शन है, वो मैं अगर उसमें करवाऊं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है ना, कोई रिएक्शन अगर मैं इन विट्रो करवा रहा हूं, दो टर्म होते हैं, इन विट्रो और एक होता है इन वीवो। इन विट्रो का मतलब सेल फ्री सिस्टम, यानी बॉडी से बाहर। इन वीवो का मतलब वहीं पे सेल में ही जो हो रही है, इन वीवो अपनी जगह पे ही हो रही है जहां पे एक्चुअली है, और इन विट्रो का मतलब बाहर कहीं अदर सेल फ्री सिस्टम में, बाहर बॉडी से बाहर रहे। तो अगर मैं टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन कर रहा हूं जो हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वही कोई रिएक्शन, जैसे ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होने या कुछ भी, अगर मैं बाहर करा रहा हूं उसको टेस्ट ट्यूब में, अब भाई रिएक्शन यहां पे हो रही है, तो क्या तुम टेस्ट ट्यूब को लिविंग बोलोगे कि टेस्ट ट्यूब लिविंग है? नहीं। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन हो रही है वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन ये लिविंग थिंग नहीं है। ठीक है ना, ये जो रिएक्शन है अंदर वो हो रही है, वो लिविंग रिएक्शन है, लेकिन टेस्ट ट्यूब को थोड़ा ना लिविंग थिंग बोल दोगे। ठीक है, सो ये जो इन विट्रो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर लिविंग रिएक्शन बट नॉट द लिविंग थिंग्स। ठीक है ना, नेक्स्ट मेटाबॉलिज्म के बाद बात हम करते हैं। अच्छा, मेटाबॉलिज्म एक्चुअली देखो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है, तो मैंने बोला कुछ केमिकल्स बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, तो बनने की जो रिएक्शंस होती हैं उन सबको बोला जाता है एनाबॉलिज्म।
कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म की दो बातें, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, तो मैंने बोला मॉलिक्यूल्स बनते भी जा रहे हैं, ब्रेक डाउन भी होते जा रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स का बनना कहलाता है एनाबॉलिज्म और ब्रेक डाउन कहलाता है कैटाबॉलिज्म। तो सब्सटेंसेस का बनना, जिन रिएक्शंस में बनना है वो एनाबॉलिक रिएक्शंस, जिनमें टूट रहे हैं वो कैटाबॉलिक रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट, लास्ट और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्शियसनेस। जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो है कॉन्शियसनेस। ठीक है ना, अवेयरनेस। जो कॉन्शियसनेस का मतलब सराउंडिंग के लिए अवेयर, कि हमारे ऊपर पास क्या हो रहा है इसका हमें पता रहे। ठीक है ना, अब ये थोड़ा ना, जैसे अब बोर्ड है, तुम इसको चांटा मारोगे, मारते रहो क्या ऐसे पता। ठीक है, हमें मारोगे तो आप एक बार खा लोगे, वाले दो कैसे, लेकिन दूसरा हटा लोगे, तो तुम रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, सराउंडिंग में क्या हो रहा है उस सबको तुम्हें पता चल रहा है और तुम उसके लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हो। इस सबको बोला जाता है कॉन्शियसनेस, यानी अवेयरनेस ऑफ द सराउंडिंग्स, अवेयर टू योर सराउंडिंग्स, और उसके लिए रिस्पॉन्ड करना, यानी कि हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। जो भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है, जो भी स्टिमुलाई है उसके लिए आप स्टिमुलाई, ठीक है ना, जो भी एनवायरमेंटल चेंज जिसके लिए हम रिस्पॉन्ड करें उसे स्टिमुलाई बोलते हैं। 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो हम जो लिविंग बींग्स होते हैं वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, वो स्टिमुलाई के लिए रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, स्टिमुलाई कैसा भी हो सकता है, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, कैसा भी स्टिमुलाई हो सकता है। ठीक है, जैसे ये सब भी आप पढ़ चुके हो। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई सिर्फ लिविंग बींग्स करते हैं, कोई भी नॉन लिविंग थिंग नहीं कर रहा, कोई भी ऐसा लिविंग नहीं है जो कॉन्शियसनेस शो ना कर रहा हो। हर लिविंग बींग कॉन्शियस है, प्लांट भी कॉन्शियस है। जैसे आपने देखा पानी के प्रति जड़ें बढ़ती जाती हैं, सूरज के लिए वो आपने बैंड देखा ना, स्टिमुलाई रिस्पॉन्ड करते हैं। फोटो पीरियडिज्म सुना होगा, कुछ प्लांट होते हैं जो सिर्फ मतलब उन्हीं महीनों में फूल हो सकते हैं, सनलाइट के लिए उसी सीजन में ब्रीडिंग कर सकते हैं। कुछ एनिमल्स, गोट्स हुए, वो किसी पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन में ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड कर रहा है स्टिमुलाई पे। तो चाहे कोई भी हो, प्रोकैरियोट से लेके यूकैरियोट तक, यूनिसेलुलर से लेके मल्टीसेलुलर तक, सभी के सभी कॉन्शियसनेस शो करते हैं। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट नहीं करता। सो कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। अच्छा, आप बोलोगे सर जो कॉमा में लोग होते हैं उनको तो कुछ भी कर लो सर, वो तो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, चाटा मारो तो कुछ मतलब फिर भी है, रिस्पॉन्ड नहीं करते बाहर की किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो ठीक है ना, मतलब रिस्पॉन्ड नहीं करते एक्सटेंशन, तो सर क्या वो मतलब जैसे कि, तो क्या हम उन्हें नॉन लिविंग ना माने, डेड माने? तो देखिए, मतलब तुम ऐसे एक्सटर्नल के लिए नहीं कर रहे हैं, बट तुम उन्हें दवाई दे रहे हो, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, वो दवाई के लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो दवाई दे रहे हो, वो ट्रीट हो रहे हैं, उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शन चल रही है, मेटाबॉलिक रिएक्शन चल रही हैं, तो वैसे लिविंग है ना। उनको इस कंडीशन को ब्रेन डेड बोला जाता है, कि वो ब्रेन डेड है। ठीक है ना, वो ऐसे रिस्पॉन्ड ऐसे नहीं कर पा रहे हैं बाहर से, क्योंकि उनका मतलब कि सारी चीजें कोऑर्डिनेट में काम नहीं कर रही, नर्वस सिस्टम, ये सब सिस्टम कोऑर्डिनेट वे में नहीं काम कर पा रहे, तो उस ब्रेन डेड बोलेंगे, बट वो लिविंग है। ठीक है, ठीक हो सकते हैं, फिर से जिंदा हो सकते हैं, मतलब जिंदा तो है ही वो, तो वो लिविंग है ना। तो कॉमा, जो पेशेंट कॉमा में है वो लिविंग ही कहलाया जाएगा। सो दिस इज दीज ऑफ 5 प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी, एक बार उनको डिस्कस कर लिया। तो मैंने बोला प्रॉपर्टी 2 टाइप की हो सकती हैं, डिफाइनिंग या फिर नॉन डिफाइनिंग। बार बार ये ग्रीन वाला मार्कर ही आ जाता है, नॉन डिफाइनिंग। ठीक है, तो डिफाइनिंग में मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टी बताई, वह प्रॉपर्टी जो कि सिर्फ लिविंग शो करे, ऐसा कोई लिविंग ना हो जो वो ना करे, और कोई ऐसा नॉन लिविंग ना हो जो वो करे। तो इसमें हमने क्या पढ़ा था डिफाइनिंग में, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। ये प्रॉपर्टी कोई भी नॉन लिविंग शो नहीं कर रहा था, और कोई ऐसा लिविंग नहीं जो ना कर रहा हो। और नॉन डिफाइनिंग में हमने पढ़ा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ नॉन लिविंग भी करते हैं, भले उनकी एक्सट्रिंसिक होती है, और रिप्रोडक्शन में कोई नॉन लिविंग तो नहीं करता, सही बात है, लेकिन लिविंग में कुछ ऐसे हैं जो ये नहीं शो करते, इस वजह से इसको नॉन डिफाइनिंग में रखा गया। ठीक है, यही इस लेक्चर का मेन पार्ट था। अच्छा, एक और बात कर लेते हैं, सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब खुद के लिए कॉन्शियसनेस, यानी सेल्फ अवेयर, अपने बारे में अवेयरनेस। ये ज्यादा में नहीं होती, मेनली ऑक्टोपस में मानते हैं, और ह्यूमंस में, मेनली ह्यूमंस में होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। वो अपने बारे में फुल्ली अवेयर है, रेगुलेट कर सकते हैं खुद को, सब कुछ।
तो सेल्फ कॉन्शियसनेस, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है कि क्या सेल्फ कॉन्शियसनेस डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है? नहीं, सिर्फ ह्यूमन में प्रेजेंट है ना, और सब में तो प्रेजेंट नहीं है, तो ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। वैसे ऐसे नहीं, मतलब कुछ में नीट वगैरह पूछ लिया गया शायद एक बार क्वेश्चन, इससे से बता दिया, वरना ये सारी 5 प्रॉपर्टी थी, इनको आपको ऐसे क्लासीफाई किया। तो इससे आप समझ गए होंगे लिविंग क्या होते हैं। इस चैप्टर के जो आगे का भाग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।